तो मैं जैसे गुजारिश कर रहा था कि देखें, पाकिस्तान में ये फोर्सेस थे जिनको पाकिस्तान मिला और उन्होंने उस पे हुक्मरानी भी की, लेकिन सियासी ताकतें उस वक्त भी नहीं थी, और फिर सियासी ताकतें बनी नहीं, आज तक नहीं है। अब ये जो पार्टियां हैं, जैसे इमरान खान की पार्टी है, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब को किन फोर्सेस ने आगे लाया। मेरा ओपिनियन इमरान खान साहब के ज़ात के बारे में बड़ा मुख्तलिफ है। ज़ारा मैं हर्ट नहीं करना चाहता जो उनके शहदाई हैं, यूथिया भी जिनको कहते हैं, और एक्सपर्ट हैं गाली गलौज करने में भी, और इस तरह का उन्होंने कल्चर क्रिएट किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान सरे से सियासतदान है ही नहीं। उसको कोई समझ नहीं है, ना गवर्नेंस की समझ है, ना वो सियासतदान है। वो खिलाड़ी था, शक्ल सूरत अच्छी है, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है। उसको फिर ले आए, उसको बताया कि ये एजेंडा है, इस पे काम करो, ये नारे लगा। सर और फिर हर बाद जगह में थोड़ी सी खता कलामी होती है, तो आप खुद भी कह रहे हैं, देखें आप उस पे ज्यादा तनकीद कर रहे हैं जो जिस जो जो शख्सियत में ये चीज नहीं है, उस पे तनकीद नहीं कर रहे जो ऐसी शख्सियत को लेकर आए। जब उसके पास ये नहीं था पॉलिटिकल एक्यूमेन, आप खुद कह रहे हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको हीरो बनाने की क्या जरूरत थी? उस पे बात करें देखे ना ना सर। सर, बात ये है, वो तंग थे। देखे ना, वो तो जो 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 ले आए, वो तो नाजायज तौर पर इस मुल्क पे काबिज है ना। जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल डिफाइंड है। बल्कि उसमें आइन का थर्ड शेड्यूल कहता है कि आइन को पासदारी करनी है, और कसम लेते हैं। अब जो बंदा हलफ की पासदारी ना करे, तो मैं तो कहता हूं वो डिग्निफाइड ही नहीं है। तो बात तो अब उसी उस पे पे होनी चाहिए ना सर, बात तो उसी पे होनी तो चाहिए ना। मैं उस जी जी जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि क्योंकि बाकी लोगों से वो खुश नहीं थे, नवाज शरीफ को ले आए, उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए ओवर द पीरियड। अच्छा, पीपुल्स पार्टी ट्रस्ट वर्दी नहीं थी उनके लिए। तो अब ऐसा ही बंदा चाहिए ना जिसको ये नहीं है, और इसमें इमरान खान का तो जिसने कसूर नहीं है ना, इसमें अगर आप इमरान खान का कसूर तो आप दे ही नहीं सकते ना। अगर ऐसे ही बंदा चाहिए जिसमें ये नहीं हो, नहीं तो तो वो वो तो मिल गया आप उनको, फिर उस पे भी उन्होंने कोई ट्रस्ट किसी नहीं किया। को टूल करके इस्तेमाल करना चाहे तो होना चाहिए क्या? नहीं, देखे ना, ये उन पे भी तनकीद होगी। ज़ाहिर उनके लिए ये समझते कि ये जी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, इसको शायद ये करप्शन भी नहीं करेगा, और इसकी जरूरत नहीं है, ये है वो, बहुत सारी चीजें उन्होंने कैलकुलेट की, और ये बंगला एक अल्टरनेट के तौर पर पेश किया जा सके, उन्होंने किया। वो बाद में पता चला कि ये गवर्नेंस करने की हुक्मरानी, वो खुद भी कह रहा था। देखिए, दो चार स्टेटमेंट्स उसकी बड़ी मशहूर है। उन्होंने कहा अच्छा हुआ कि हमें इकदार उस वक्त नहीं मिला, हम तैयार नहीं थे। जब इकदार चला गया तो उसके बाद कहा कि बाजवा चलाता था जी, सुपर किंग तो वह था, मैं तो था नहीं। भाई वो सुपर किंग था तो तुम क्यों इकदार में बैठे हुए थे? भाई छोड़ देते ना इकदार। तो ये उसने बाद में सारी चीजें उगल दी थी। तो ऐसा ही बंदा चाहिए होता है ना। और ये जो लाए थे लोग, देखें हम अभी क्यों तनकीद कर रहे हैं उन पे भाई, माजे साहब, ये देखें, ये तनकीद करना इतना आसान काम नहीं है इन लोगों पे। आप समझते हैं कि मेरी और आपकी हैसियत क्या है उनके आगे? ये तो लोगों को उठा के किसी को भी मिसिंग पर्सन कर सकते हैं। आप बड़े आदमी, आपको ना करें, मुझे गरीब को तो कर सकते हैं ना जी। सर हम तो तो आपसे देखें, सवाल कर रहे हैं, एक्सपर्ट तो आप ही बताएंगे, आप हम तो सवाल कर रहे हैं ना सर आपसे। तो बात यह है कि ये गलत किया उन्होंने, और गलत अब भी कर रहे हैं। देखिए, इनको सियासत से मुझे, मैं अब एक और बात बताना चाहता हूँ। चलो, मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप, मैं उसका अलमनस हूँ, नेशनल डिफेंस एनडीयू का, और उस ग्रुप पे भी हूँ। तो मुझे किसी ने आके कहा, मैं देखे खुली दिल का आदमी हूँ, बताता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि एमआई और आईएसआई का तुम्हारे बारे में यह ख्याल है कि तुम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। मैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। मुझे कहा कि वो, उन्होंने कहा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, ये 2013 की बात है। मैंने कहा भाई मैं क्यों हूँगा, लेकिन चोर चोरी करेगा तो उसको चोर नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? वो जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा तो उसको क्या कहूंगा कि तुम हीरो हो मेरे? तो और उनके हमारे मुल्क का, कॉन्स्टिट्यूशन के खोड़ो साहब, हमारे मुल्क का अलमिया ही यही है ना,
कि जो 2 नंबर बंदा होता है जो उनको सपोर्ट करता है वो जो भी क्राइम करे उसको माफ है, यही तो अलमिया है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो हम अभी भी यही कहना चाहते हैं कि वो तमाम फोर्सेस देखें, तमाम ममालिक में फौज भी होती है, एजेंसियां भी होती हैं, और हम भी अपनी फौज और एजेंसियों को ऑन करेंगे अगर वो अगर वो ये हरकतें छोड़ दें, अगर वो अपने हुदूद में रहें, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए लिमिट्स में रहें, और ये खुद से ना अज्यूम करें कि हम सब कुछ जानते हैं। मेरा जो आर्टिकल छपे हैं कल द न्यूज में और बिजनेस कॉर्नर में आज छपा है, वो उनमें भी यही बातें मैंने की हैं। ये तो मैं राइटिंग में कहता हूँ चीजें, और पिछले कई आर्टिकल्स में मैं कह चुका हूँ, या मैं राइटिंग में कहता हूँ चीजें, कि भाई ये आप खुद को अकाबिर समझते हो, ये छोड़ दो। देखिए ना, ये एसआईएफसी क्रिएट की हुई है, समझते होंगे को हमने बड़ा कारनामा किया है, बड़ा कारनामा किया है। वो भाई इकोनॉमी इस तरह नहीं, मैं इकोनॉमिस्ट हूं ना, ग्लोबल इकोनॉमी पे मेरी नजर है, मुझे पता है इकोनॉमी इस तरह नहीं चलती है। कंपोजिट एक कंप्रीहेंसिव एक प्लान होता है, उसके तहत चलती है। उसमें सबसे बड़ा रोल आज की दुनिया में 3 चीजों का है। नंबर 1, डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन तमाम गवर्नमेंट ऑफिस की और इकोनॉमी की। नंबर 2, आप गवर्नमेंट सारे प्रोसेस को ओपन अप करें, ट्रांसपेरेंट करें, हर एक बंदा इंफॉर्मेशन ले सके और अप्रोच कर सके और अकाउंटेबिलिटी कर सके, छोटी छोटी ऑफिस का। और नंबर 3, तमाम लोग, सिर्फ छोटे बच्चे बच्चियां नहीं, तमाम लोग जो वर्किंग एज पीपुल के हैं, उनको हाईटेक एजुकेशन और हाई स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं इसको रोबोटिक आर्म कहता हूं टर्की की। ये रोबोटिक आर्म जो है, ये एक कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम है जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, ये एसआईएफसी टाइप या प्रोजेक्ट से उधर बनाया, इधर बिल्डिंग बनाई, इधर इसको प्राइवेट, इससे इसे नहीं होता। तो सर, हम जहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होगा, जहाँ पे वहाँ पे वो लोग ट्रांसपेरेंसी क्यों चाहेंगे कि हर चीज ट्रांसपेरेंट हो? आप तो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो ना। ट्रांसपेरेंसी आप समझते हैं, आप किसी भी इदारे में चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, डिजिटलाइज कर दें, तो लोग आपसे घबराएंगे क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप छोटे से छोटे इदारे की बात करो। मैं जिस छोटे इदारे में काम करता हूँ, मेरे दोस्त मेरे मुझसे पूछते हैं कि हमारा इदारा कब ठीक होगा। मैं कहता हूँ जब मुल्क ठीक होगा। तो ये बिल्कुल कॉमन चीज है। आप जो बातें कर रहे हैं आइडियल बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके नहीं पीछे नहीं, जो आइडियल बातें नहीं है, ये आइडियल आइडियल बातें बातें नहीं सर। है। मैं गुजारिश करूं, आइडियल बातें नहीं है, हो भी रही हैं। देखिए, हमने हमने अपने जुडिशियल सिस्टम में 2 बातें करवा ली हैं। आप स्ट्रगल करो, कर सकती है, तीसरी हमने सिंध में शुरू कराई है। तीनों बातें देखें, अचीवमेंट विद इन सिस्टम भी आप चीजें चेंज कर सकते हो। पाकिस्तान में 47 से लेके आज यानी दिसंबर, यानी ये काजी फायज ईसा के आने से पहले तक जो भी जजेस अपॉइंटमेंट होते थे, या सुप्रीम कोर्ट में उनके अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रमोशन नहीं होता। तो चाहे अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में हो, चाहे अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट, तो कोई क्राइटेरिया नहीं था। ये एक 1996 में एक फैसला आया था अल जिहाद ट्रस्ट का, तो वो भी आर्टिकल 175A के आने के बाद उसकी लेजिस्लेटिव ओवर रूलिंग हो गई। लेकिन उनमें भी सब में यही था कि चीफ जस्टिस ज्यादा से ज्यादा वो नॉमिनेट करेगा, उसके पास पावर होगा। तो चीफ जस्टिस तो किसी के कहने पे करता था, जैसे पिछले साल बाजवा के कहने पे कोई लोगों को एलिवेट किया गया, तो क्राइटेरिया बन गया है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये स्ट्रगल का नतीजा होता है, क्या हो। फैसला और है उसमें? उसमें सूबों की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जी, उसमें सूबों की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर अभी भी आप हमारी सुप्रीम कोर्ट में देखें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो सूबों की नहीं है। क्या फैसला है? देखिए, जुडिशरी में ये हम नहीं कर सकते कि सूबों का कोटा होना चाहिए, क्योंकि हम तो उसमें क्राइटेरिया ये चाहते हैं कि बंदा मेरिट पे हो। कोटा रखेंगे तो फिर मेरिट वाला मामला खत्म हो जाएगा ना। मेरिट पे हो, 4 क्राइटेरिया मैंने सजेस्ट किए, अब उन्होंने कितनी रखी है मुझे पता नहीं है, सामने आएंगी तो अप्रूव हो गई है ड्राफ्ट। अब वो आगे तो जो भी कैसे नहीं रख अपॉइंटमेंट्स सकते? होंगी। अगर अगर कल को पंजाब की जो मेजॉरिटी है वो कहें कि 18th अमेंडमेंट में ये चीजें निकाल दो, ये हमें चाहिए सेंट्रल के लिए, और सिंध से आप अगर जाकर या मैं जाकर उस पर फाइट करें, अगर सिंध की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो हमें जस्टिस मिलेगा? नहीं, देखिए, 18th अमेंडमेंट ऐसे नहीं जाती, वो मैं तो सिर्फ 18th आपको अमेंडमेंट की बात नहीं टू कर रहा, थर्ड इसलिए टू बहुत थर्ड सारे। मेजॉरिटी से टू थर्ड मेजॉरिटी से जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में आप ये नहीं कह सकते
कि एक मेरिट कोटा हो। देखो, हम चाहते यही है कि सीनियर भी हो, सीनियरिटी भी हो, मेरिट भी हो, बंदा अनबायस्ड हो, बायस किसी किस्म का ना हो, ना जेंडर हो। तीन चार चीजें मैंने जो सजेस्ट किए, चार चीजें हैं। नहीं आप चाह अनबायस्ड बंदा, सीनियरिटी हो, मेरिट हो, अनबायस्ड हो और इनएक्सेसिबल हो। यानी इनएक्सेसिबिलिटी है कि उसको कोई आए एक्सेस ना कर सके। उठा बिठा ना सके, और मलिक रियाज उठा बिठा ना सके। और ये मैं कहता हूँ 100% मुमकिन है। मैं नौकरी में रहा हूँ, सर ये तो नौकरी वाले पहले बंदे था की। ना, ये तो पहले ट्रेडिशनल ऐसे ही होता था ना कि कोई भी जस्टिस जो उसकी सोशल लाइफ होती नहीं थी, शादी भी अटेंड नहीं कर सकता था। अब तो मुझे कुछ इजाजत चीजों ने। दीजिए। जी जी। नहीं नहीं, ये जजेस पाकिस्तान बनने से पहले ही सोशल लाइफ नहीं होती थी, लेकिन वो मेंटली और सोशली और हर तरह से करप्ट थे। जज मुनीर क्या क्या था वो? फिर जज मुनीर तो उस जमाने में था, जो अंग्रेज के जमाने से आया था। तो ये परसेप्शन गलत है। मैं गुजारिश में एक स्टेटमेंट दे दी, मैं उसकी वजाहत करूँ। देखिए, मैं सीएस ऑफिसर था। सीएस ऑफिसर की कोई औकात नहीं होती, 2 लाइनों का लेटर होता है, उसको उठा के इधर से उधर फेंका जाता। मैंने काम नहीं किए, मुझे किसी ने प्रेशराइज पूरी सर्विस में नहीं किया। मैं यानी काम नहीं किए मैंने। अब इस पे ये मौजू नहीं हमारा, जी नहीं जी। कर रहे। तो अगर बंदा खुद से कहे कि साफ सुथरा हो, रिलेटिवली हाँ। पाक दामन बिल्कुल अगर ना हो, रिलेटिवली साफ सुथरा हो, तो कोई प्रेशराइज नहीं करता। तो ये हमारे यहाँ जितने लोग कहते हैं कि लोग आके प्रेशराइज करते हैं और ये करते हैं, वो गलत करते हैं। वो एक जज ने इस्तीफा दे दिया था ना भाई, वो जैसा भी था, उसने कहना नहीं माना अच्छा, जो ये इस्लामाबाद अब वाला। ये जो मौलवी मुश्ताक पे या इन जजेस पे जो भुट्टो साहब को हैंग किया गया था, उस पे आप समझते हैं कोई प्रेशर नहीं था? नहीं नहीं, ये तो या था अभी ना। अभी जो ये नवाज शरीफ पे जो जिसकी फैसला हुआ है और उसको जो अकामे पे फैसला हुआ था, आप समझते हैं उस पे कोई प्रेशर नहीं था? देखिए सर, मैं तो किताब में लिख चुका हूँ। मेरी एक नैब पे किताब छपी है, पाकिस्तान लॉ हाउस ने छापी है, उसका आप प्रीफेस पढ़ेंगे तो मैं तो जुडिशरी पे सख्त तनकीद कर चुका हूँ कि वो बूट्स लिक करते रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं समझता सर, हूँ आप कि दो बातें करें जुडिशरी। ना सर। ये वो नहीं, बूट मैं तो लिक करते हैं और वो बूट लिक करते हैं, या आप कह रहे हैं कि उन पे प्रेशर होता है? ये दो अलग बातें हैं। नहीं आप सर, कहते मैं हैं। कहता हूँ वो पहले तो ये था, यानी वो प्रेशर भी होता है, हाँ, और वो खुद भी बेजमीर लोग होते हैं। वो अलग बात है देखिए, सर, वो अलग बात है, नहीं, लेकिन अगर अगर वो एक्स्ट्रा। बाजमीर लोग, बाजमीर बंदा प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करता, और बाजमीर बंदे को एक सर्टेन लिमिट के बाद प्रेशराइज नहीं किया जाता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन प्रेशराइज नहीं किया किया भी जाता, जाता है, ये बात भी आप मान रहे स्पेयर हैं। कर देते हैं लोग। लेकिन ये बात आप मान रहे हैं कि प्रेशर किया जाता है, ये बात तो आप कह रहे हैं ना? 100% मैनिपुलेट किया जाता है, 100% हर किस्म का प्रेशर डाला जाता है। लेकिन उसमें अगर अगर बंदा खुद से चोर ना हो, उसकी कमजोरी ना हो, कमजोरी। वो रखते ही चोर को तो है, इसीलिए तो प्रेशराइज होता है वो। हाँ, तो बस जुडिशरी ऐसी रही है ना। देखें, हम थोड़ा सा यूं कर लें कि देखें, जुडिशरी पाकिस्तान बनने के बाद 3 इदारे थे ना, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि मिलिट्री थी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी थी। ये सारे इकट्ठे थे ना, जिन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन खान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तोड़ी। फिर वो फैसला जो है, आप जो लॉ ऑफ नेसेसिटी ले आए। जी जी। फिर 200 केस हुआ, जी जी। जो उसमें कहा कि जी कब्जा कर लो और एहतजाज नहीं होता तो जर्मन थ्योरी जो है, जी जी। तो वो उन्होंने कहा जी वो जायज है। तो देखें, जजेस करते रहे, तो सिर्फ एक मौली मुश्ताक थोड़ा ही था। ये आज तक बहुत सारे और जजेस भी हैं। अब आपके जो अभी अभी गया है, 2-4 लोग गए हैं, ये कौन लोग थे? अभी ये एक गंदे अंडे ने इस्तीफा दिया है जिसने, वो वो नहीं, मेरे वो वो ख्याल कौन था? में मैं तो समझता हूँ कि ये जजेस को इस तरह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि जिन लोगों का किरदार नहीं है प्रेशराइज करना, अगर वो प्रेशराइज करेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर कोई बंदा, जरूरी नहीं है, किसी के बाल बच्चे भी होते हैं, कोई डरता भी है मेरी तरह, तो ये तो जरूरी नहीं है। आप उसको तनकीद करें जो उस पर प्रेशराइज कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली, अनइथिकली। ये तो उनका किरदार है ना कि उनको अपने दोनों का, ऑर्बिट में रहना दोनों का, चाहिए। दोनों का। आगे वाला चोर नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, आगे वाली की नियत खराब नहीं होगी, झुकने वाला नहीं होगा, गुलामाना जहनत नहीं होगी, तो उसको प्रेशर करने वालों का कसूर है ही है।
उसको हम उसको उसको उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। उस वो पे जरूरत हमेशा है ना उसका, सर, उस पे। नहीं वो हमेशा 47 से वो करते आए हैं, तो उनको उन पे बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जो लोग ऐसा उस उनके उनके प्रेशर में आते हैं, वो जाहिरा उनका कोई जमीर वमीर नहीं होता। जो थोड़ा बहुत जिसके पास जमीर होगा, थोड़ा बहुत, ये आप काजी फायज ईसा मेरा कोई बड़ा हीरो नहीं है। मैं कोई यानी ये मैं नहीं समझता कि वो पता नहीं उसकी वो और जाती जिंदगी और बाकी चीजें क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो खड़ा हो गया ना, वो खड़ा लेकिन हो गया ना। उस पे भी तो बहुत बड़े डार्ट्स है ना, उस वो भी तो मेमो गेट को उसने उठाया था। और अभी भी जो इमरान खान का फैसला जो इसका बल्ले का है, वो सुप्रीम कोर्ट में और इसकी सरबराही में छिना गया है, तो इनके भी तो वो मैं कंट्रोवर्सी। इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि देखें मैं इसके बारे में पक्का नहीं हूं। मेरा बाजार इंप्रेशन है, देखें ये हो सकता था कि काजी फायज ईसा एज अ चीफ जस्टिस ये देखता कि अवाम किस तरह के जज्बात हैं, तो उनको मद्देनजर रख के फैसला करते, शायद तो फिर दूसरा फैसला होता। देखें पार्टी ने इंतखाबात नहीं करवाए, मैं एक अनबायस बंदा हूं ना, देखें उनके साथ मेरी हमदर्दी नहीं है, ना इमरान खान के साथ, ना काजी फाइसा के साथ, ना किसी और के साथ। देखिए उन्होंने इलेक्शन करवाने थे, जो मैं आर्गुमेंट सुन रहा था उसके वकीलों के, वो आर्गुमेंट नहीं करने आ रहे थे उनको। देखिए किसी को भी आप इस तरह आप जज से एक्सपेक्ट करें कि जज हमदर्दी की बुनियाद पे या नहीं 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 सर, अवाम मैं के। हमदर्दी की बुनियाद नहीं कह रहा। आप थोड़ा सा थोड़ी सी दूसरों की इलेक्शंस जो है ना, दूसरी जो जमायतें हैं, उनकी इलेक्शंस का भी प्रोसेस आप देख लें, उन्होंने कैसे इलेक्शंस कराए थे, क्या तो किया था किसने उन्होंने। कहा बाकी लोग चले जाते हैं ना फिर कोर्ट में कि हाँ हाँ इनकी सही नहीं है, इनको इनको गलत दिया है। किसने मना किया पीटीआई को या और लोगों को कि आप उनको चैलेंज ना करें? चैलेंज यही तो करते ना। दुनिया की यही परसेप्शन है कि इस मुल्क के पास ऐसे टूल्स हैं, वो मुल्क के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, और आपके ऐसे इदारे जैसे कोर्टें हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है किसको डिसफ्रेंचाइज करने के लिए, किसी को सजा देने के लिए, किसी को एक्स्ट्रा उसको फायदे देने के लिए। ये तो एक परसेप्शन है ना सर दुनिया में, पाकिस्तान के मैं बारे में। पहले इस बात को क्लियर करूं कि जी जी। देखें जो इस सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के बारे में फैसला किया, वो फैसला मुझे भी तकलीफ हुई। मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे तकलीफ हुई कि थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए था, लेकिन ये मेरे फीलिंग्स हैं। लेकिन फैसला कोर्ट वो बार बार कह चुके हैं कि फैसला वो होगा जो दलाल आएंगे, जो हकायक आएंगे। उससे हटकर कैसे करेंगे? फिर तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर तो आप सारे फैसले कानून के मुताबिक नहीं करेंगे, फिर आप सोशल प्रेशर के मुताबिक फैसले करेंगे, कुछ हमदर्दी के बुनियाद पे करेंगे, कुछ और रियलिटीज के मुताबिक। तो अच्छा मेरा सर, ख्याल है आप वो मैं फैसला। काजी साहब पे आता हूँ सर। आपने उसको ठीक है, ये आपका राइट है, लेकिन मैं आपसे अभी अभी दो सवाल कर लेता हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का और हमारे इलेक्शंस कमीशन का डोमेन था कि इंटरफेयर करना? ठीक है, आप कहते हैं तो चलो वो चले गए। दूसरा, आप अभी भी देखें ना, जो जिस तरह की हमारे पास ये इलेक्शन हुई है, 2 दिन हुए हैं, और इलेक्शन जिस तरह इतनी रिगिंग हुई है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया कह रही है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर कह रहे हैं, आप और मैं कह रहे हैं कि एक ब्लेटेंट किस्म के यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, और उसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस खामोश क्यों है? उसकी तो जिम्मेवारी थी इसको कंडक्ट कराना। नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। नहीं, देखिए ना, आप सोमो तो भी, रह सकती है ना सर, आपका अगर कहीं वास्ता कहीं आपका वास्ता भी इरेगुलरिटी। लॉ से है। आपका वास्ता भी लॉ से है, मेरा भी वास्ता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन उसका नहीं कर सकती और नहीं करना चाहिए। में यही तो जो ये यही तो जो आपका आपका एक्टिविज्म है। आपका आपका जो निशान है वो छीन सकती है, वो उसका हक है। और आप कहते हैं कि उसका ये हक नहीं है कि अगर कोई इरेगुलरिटीज नहीं, हो, मैं वो मैं इतनी वाजे हो। जरा थोड़ी सी इजाजत दे क्लियर फिर। प्लीज आपने प्लीज। कहा कि डोमेन डोमेन था कि नहीं था, इलेक्शन कमीशन का डोमेन था। यह फैसला गलत फैसला है, सही फैसला है, वो कोर्ट करेगी, उसका डोमेन था। वो लाए, सुप्रीम कोर्ट अपील आई, सुप्रीम कोर्ट के पास जो चीजें आएंगी, सुप्रीम कोर्ट उनको मद्देनजर रख के जो दलाल दिए जाएंगे उसको फैसला करेगी। मैं कमीशन अपील रहा हूं, मुझे पता है। हम आर्ग्यू करते रहे अपने टैक्स के केसेस। मैंने एक केस जीता है मखदूम अली खान से और बैरिस्टर शाहिद आमिर से, इसी ग्राउंड पे कि उन्होंने मेरे केस में आके जो केस में चीजें थी उससे बाहर की बातें करना शुरू कर दी।
बस, अब मैं तफसील में नहीं जाता। तो मैं क्योंकि ऑर्डर भी मेरा पास हुआ हुआ था, और मैं प्लीड भी खुद कर रहा था, बाकी दोस्त भी दो थे। तो मैं तो उठ के शाउट किया, मैंने कहा साहब ये तो जो दोनों हजरात हैं इनको पता है, इनके जूनियर तरीन बंदे को पता है कि इन चीजों का मेरे ऑर्डर से वास्ता नहीं है, मेरे ऑर्डर में जो अंदर लिखा है उससे बात करें। जज ने कहा ठीक है, फिर उस पर बात करते हैं। उनकी तैयारी नहीं थी, केस हम जीत गए। तो बात यह है, जो फाइल आपके सामने आती है, जज उस पे रुक के आर्गुमेंट सुन के फाइल करेगा। जज उसे बाहर नहीं जाएगा, और नहीं जाना चाहिए, वरना फिर कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अख्तियार नहीं है, उनका कोई उनको नहीं करना चाहिए कि इलेक्शंस गलत हुए। हाँ, आप चले जाएं, मैं चला जाऊं, देखिए उनके पास कि भाई ये जो मैं पहले गुजारिश कर कर चुका ना, कि आप उसकी करवाएं, जो है इंक्वायरी करवाएं और चीजें कर, चले जाएं। तो ज़ाहिर कोर्ट करेगी ना, फिर कोर्ट करेगी, फिर कोर्ट बताएगी कि हाँ आप पब्लिक, सुप्रीम कोर्ट में 184(3) में क्या चीजें हैं। दो दो क्राइटेरिया है ना, कि नंबर वन वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो, नंबर टू वो फंडामेंटल राइट्स को मुतासर कर रहा हो। तो ये इशू दोनों दोनों में आता है। तो हर बंदा पाकिस्तान का, मैं बता रहा हूं, हर बंदा जाके सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली 184(3) में अप्रोच कर सकता है कि साहब ये जो 45 फार्म है, 47 है, इनकी भी आप फॉरेंसिक करवाएं, गलत हुआ है। ज़ाहिर उसके पहले इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ेगा, बाकियों को कहना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाया जा सकता है। जज कैसे करेगा? जज खुद से नहीं करते इस किस्म, और नहीं करनी चाहिए। तो ये लोग नहीं जुडिशियल करते। एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म सही नहीं होता। अच्छा, जुडिशियल ओवररीच गलत है, अच्छा, दोनों ये चीजें गलत है। सो मोटो नहीं हो सकता आप समझते हैं? देखिए सो मोटो, कई लोग तो ये कहते हैं कि 184(3) में सो मोटो पावर है ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने रूल चेंज किए हैं, उसमें तो उन्होंने कहा है कि वो अकेले से सो मोटो, मैं उससे अख्तलाफ करता हूं, जज बड़ा सीनियर जज है, उसने किताबें लिखी हैं, तो उसमें वो कहता है कि सो मोटो पावर नहीं है। पंजाब का है, बड़ा जज है, कि तो मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो मैं उससे अख्तलाफ करता हूं, बिल्कुल सो मोटो है उसमें, सुप्रीम कोर्ट खुद से कर सकती है। लेकिन अब उन्होंने रूल चेंज किए है ना, कि अकेला भी नहीं करेगा, वो आएगा, वो कमेटी चेंज करेगी, अब फैसला करेगी। और सो मोटो हर सो मोटो करना पड़ेंगे, तो फिर जो बाकी केसों का क्या होगा? तो बाकी शहरियों की क्या जिम्मेदारी है? शहरियों की क्या जिम्मेदारी, उनको भी तो करना चाहिए ना। आप, मैं, इतने लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, बाकी को लेके जाए ना जी, कोर्टों में लेके जाए ना ये केस। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये इंक्वायरी करवाएं, फॉरेंसिक जो है जुडिशियल एग्जामिनेशन करवाएं, लेके जाए ना, किसने मना किया है? और ये होना चाहिए, मैं तो कहता हूं ये होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, जिम्मेदारी बननी चाहिए, जो भी गुनहगार है उनको सजा भी मिलनी चाहिए। अच्छा खोड़ साहब, अब हम कंक्लूड की तरफ चलते हैं। इस अब मुझे आप बताइए, जो आपने और हमने इस बात पे तो वी आर एग्री टू डिसएग्री समटाइम, बट कंक्लूजन हमारा तो यही है कि ये इलेक्शंस जो अभी हुए हैं, ये फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हुए। लोगों के बड़े जो हैं नहीं है, वो, नहीं है, हाँ, नहीं है। लोगों की बड़ी शिकायत हैं, स्पेशली जमायत इस्लामी की शिकायतें हैं, और इसके अलावा पीटीआई की बड़ी शिकायतें हैं। और आज भी हमारे दोस्त को हमने देखा, अली पल को, वो कराची में खड़ा हुआ था, तो उनके साथ और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मुल्क पोली क्राइसिस का जो शिकार है, यहाँ पर जो हमारे इश्यूज हैं, उसमें अगर हम नाम लें तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल इशू है, और उसके बाद आपकी सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं, और उसके बाद आपके पास एक पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन में एक पॉलिटिकल जो है वो सबसे ज्यादा डिवाइड है। इतने जो चैलेंजेस हैं, क्राइसिस हैं, ये जो अभी हुकूमत जिसको आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपनी डिजायर्ड पे, आप समझते हैं कि ये इस मुल्क में प्रॉब्लम को रिजोल्व कर पाएगी, या ये इसमें प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे? देखें, जो सियासतदान मौजूद हैं इस वक्त, ये तो मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकली इतने मेच्योर हैं, लेकिन मैं उनके गुजारिश जरूर करूंगा। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है इस मुल्क की, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। कुर्बानियां दे दें, कुछ भी करें, मिलके बैठें, एक पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट बनाएं, बाकी चीजों को छोड़ें, पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट बनाएं। फिर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए गवर्नेंस को ठीक करें, और गवर्नेंस को ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तो पूरी गवर्नेंस को डिजिटलाइज करें। फिर जो हमारे आर्टिकल 19A के तहत कवानीन बने हुए हैं,
फेडरल कानून भी है, सूबाई कानून कवानीन भी है इंफॉर्मेशन एक्ट के, उन पे अमल करें। जो में प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है कि छोटी सी छोटी ऑफिस जो गांव में है सरकारी, वो उनकी वेबसाइट होगी और वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अवाम को ना सिर्फ वेबसाइट पे रखेगी लेकिन लोगों को खुद से बताएगी। ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एफिशिएंट गवर्नेंस बनाए, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। मुल्क की इकोनॉमी सवाए इस ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एफिशिएंट गवर्नेंस के ठीक नहीं होगी। जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, इकोनॉमी बैकबोन लोग होते हैं, अवाम होते हैं, ये ब्रेन पावर होता है, ये फैक्ट्रियां हैं, ये फैक्ट्रियां खाली पड़ी हैं, इनको पावर करो, इनको फ्यूल दे दो, और फ्यूल है हाईटेक, एजुकेशन और स्किल। तमाम लोगों को ये करो, बाकी तो वो खुद ब खुद लोकल इकोनॉमी भी टर्न अराउंड हो जाएगी, बाहर की इकोनॉमी से भी हम जुड़ जाएंगे, तो ये मुल्क चल सकेगा, ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। मैं ऑप्टिमिस्ट बंदा हूं, तो बावजूद सारी तनकीदें करने के मैं समझता हूं कि हमें जो कल जितने बुरे थे हालात, जो आने वाला कल है उतने बुरे नहीं होंगे। अच्छा, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी और आपसे थैंक और यू। भी प्रोग्राम होते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।